पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो के साथ आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो तारिक ग्लास इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड टीजीएल के बारे में है और इस कंपनी का आज डिटेल में एक फ़ाइनेंशियल एनालिसिस आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। तारिक ग्लास इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की जो भी परफॉर्मेंस है माजी की, उसका एक जायज़ा लिया जाएगा फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेसिस पे। सबसे पहले टीजीएल तारिक ग्लास लिमिटेड का एक इंट्रोडक्शन आपके सामने पेश किया जाता है। ये कंपनी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ग्लास एंड सिरामिक्स सेक्टर की एक मशहूर कंपनी है और पाकिस्तान के अंदर ये 1978 से बिजनेस कर रही है और 1980 में ये कंपनी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट हुई थी। अगर इस कंपनी के कोर बिजनेस की बात की जाए तो ये मुख्तलिफ किस्म की ग्लास प्रोडक्ट्स तैयार करती है, जिसमें ग्लास कंटेनर्स, फ्लोटिंग ग्लासेस, टेबल वेयर और ओपल ग्लास काबिल ज़िक्र है। तो ग्लास के हवाले से ये कंपनी काफ़ी पॉपुलर है और इसकी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में अपने अपने हिसाब से काफ़ी यूज़ की जाती हैं। जैसे अगर इसके फ्लोटिंग ग्लास की बात की जाए तो जो हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसके अलावा इसके जो टेबल वेयर और दीगर जो ग्लास कंटेनर्स वगैरह हैं वो भी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अगर हम इस कंपनी के शेयर के हवाले से बात करें तो ग्लास एंड सिरेमिक सेक्टर में ये कैपिटल के लिहाज से, मार्केट कैपिटल के लिहाज से दूसरी बड़ी कंपनी है। गनी ग्लास के बाद ये सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटल की हामिल कंपनी अपने सेक्टर में। जबकि शेयर की मौजूदा कीमत के हवाले से अगर देखें तो इसकी जो करंट प्राइस है उसके लिहाज से ये पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ग्लास एंड सिरामिक सेक्टर में सबसे ज़्यादा कीमत वाली कंपनी है। ये सिर्फ मौजूदा कीमत के लिए ट्रू नहीं है, बल्कि अगर हम आगे चल के देखेंगे कि 52 वीक्स की अगर हम रेंज देखें तो उसमें भी इस कंपनी की जो शेयर की प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा रही है कंपेयर टू अदर कंपनी इन द सेम सेक्टर। आगे चल के हम डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे इस कंपनी के हवाले से कि इस कंपनी की सेल्स का डेटा कैसा रहा है, माजी में इसने कैसा परफॉर्म किया है, इसकी सेल्स में और इसकी प्रॉफिट्स में किस तरह की इंक्रीज़ या डिक्रीज़ देखने को मिली है। इसके अलावा इस कंपनी की अर्निंग पर शेयर और इस कंपनी की जो पे आउट्स हैं, डिविडेंड्स और बोनस शेयर्स, उसके हवाले से भी डिटेल में बात की जाएगी। और फिर आखिर में इस कंपनी के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे जो एज एन इन्वेस्टर आपके लिए जानना ज़रूरी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सबसे पहले हम इस कंपनी के हवाले से जो इम्पोर्टेंट नंबर्स हैं और रेशोज़ हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम इस कंपनी के शेयर की करंट प्राइस देखें तो वो 79.27 पे है, जबकि 52 वीक्स की यानी एक साल की हम रेंज देखें तो 78.05 और 139.60 के बीच में ट्रेड होता रहा है। इस लिहाज से देखा जाए तो ये कंपनी भी अपने शेयर की करंट प्राइस के हिसाब से 52 वीक्स की जो लोवेस्ट रेंज है उसके करीब करीब इस वक्त ट्रेड हो रही है। मार्केट कैपिटल की अगर बात करें इसकी तो उसका जो मार्केट कैपिटल है वो 13.69 बिलियन रुपीज़ है, जबकि ईयरली ईपीएस जो 2022 का ईयर जो इसका जून में एंड हुआ है उसमें इसकी जो टोटल ईपीएस बनी है वो 30.06 है, जो कि एक अच्छी ईपीएस है। इस कंपनी का ईयर एंड जून में होता है, इस लिहाज से डेटा जो है वो अगर ईयरली है तो वो जून 2022 तक का है, जबकि साथ में कुछ डेटा मैंने क्वार्टरली बेसिस पे जो उसके बाद जो एक क्वार्टर है जो सितंबर 30 को क्लोज हुआ उसका डेटा भी कुछ आपकी खिदमत में इस वीडियो में पेश किया जाएगा। अगर ट्रेलिंग 12 मंथ की इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो देखें तो वो 3.27 बनती है और ये पहले कुछ अर्सा पहले इसकी जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन अभी चूँकि ये शेयर काफ़ी नीचे आया है फॉर डिफरेंट फैक्टर्स एंड डिफरेंट रीजंस जिनको आगे हम डिस्कस करेंगे, तो उस वजह से जब इसकी प्राइस 52 वीक्स की लोवेस्ट के करीब आ गई है तो डेफिनेटली फिर इसकी प्राइस टू अर्निंग रेशो ने भी नीचे आना था। अगर इस कंपनी की सेल्स का हम एनालिसिस करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2021 से 2022 तक जो इसका डेटा है उसको अगर हम कंपेयर करें तो 53.98 यानी तकरीबन 54% की एक इंक्रीज़ हमें देखने को मिली इसकी सेल्स में, जो कि एक बहुत ही अच्छा नंबर है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हम Q4 ऑफ 2022 जो कि जून 30 को क्लोज हुआ था उसको अगर हम कंपेयर करें विद द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023 फिजिकल ईयर जो कि इसका सितंबर 30 2022 को क्लोज हुआ, तो इसकी सेल्स में हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला एंड ये डिक्लाइन है 19.37% का। उसके बाद अगर हम इसकी डिविडेंड देखें, लास्ट जो इसने एनुअल डिविडेंड दिया वो 20% है और इसकी जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये है, इस लिहाज से ये बनता है 2 रुपये। इसके साथ ही इस कंपनी ने एनुअल डिविडेंड जो कैश दिया उसके साथ साथ बोनस शेयर्स भी दिए थे, जिनके बारे में भी आगे चल के हम बात करेंगे जब हम इसका हिस्टोरिकली एनालिसिस करेंगे फॉर द पे आउट्स। इसकी जो डिविडेंड यील्ड बनती है अप टू फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2022 वो बनती है 2.50%, जबकि इसकी जो करंट रेशो है अप टू द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023 वो है 1.38। तो करंट रेशो इसकी अच्छी है, इट मीन्स कि इसके जो करंट एसेट्स हैं वो करंट लायबिलिटी से सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है।
अब हम इसकी हिस्टोरिकल जो सेल्स हैं और प्रॉफिट्स हैं उसको एनालाइज करते हैं बेस्ड ऑन द डेटा पब्लिकली अवेलेबल 2018 से लेके 2023 के फर्स्ट क्वार्टर तक का डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अगर हम इसकी सेल्स देखें 2018 में तो 12.3 बिलियन इसकी टोटल सेल्स हुई थी, और 19 में ये फिर 16.97% के इजाफे के साथ 14.389 बिलियन पे चली गई, जबकि 2020 में हमें इसकी सेल्स में डिक्लाइन नज़र आ रहा है 5.57% का, और इसकी सेल्स कम हो गए 13.58 बिलियन रह गई थी। लेकिन 2021 में इसने ज़बरदस्त जंप मारा और 19.10 बिलियन पे इसकी सेल्स गई थी, और फिर 22 में इसने मजीद इंक्रीज करते हुए 29.41 बिलियन पे अपनी सेल्स को पहुंचा दिया, जो कि हिस्टोरिकली इसका सबसे हाई है। और 21 के मुकाबले में 22 में अगर हम परसेंटेज टर्म में देखें तो 53.98% का इजाफा हुआ, जबकि 20 से 21 में 40% का। तो 20 में इसके सेल्स 13.5 बिलियन थी, जो कि अगर 22 में देखें 2 साल के अरसे में तो डबल से भी ज़्यादा होगी। इट मीन्स कि 2021 और 2022 का जो साल है वो सेल्स के हवाले से हम देखें तो इस कंपनी के लिए बड़ा ही हिस्टोरिकली सक्सेसफुल ईयर्स रहे हैं। अब 2023 का जो एक क्वार्टर है उसके रिजल्ट्स हम देखें तो वहाँ पर कोई हमें इतना ज़्यादा चार्म नज़र नहीं आ रहा। पहले क्वार्टर में इसने 6.4 बिलियन का टोटल सेल्स की हैं, तो 29 बिलियन की सेल्स पिछले साल के 3 क्वार्टर्स में की हैं, 4 क्वार्टर्स में। तो इस साल में अगर एक क्वार्टर में 6.4 बिलियन है तो अपेरेंटली ऐसे लग रहा है कि ये कंपनी इस साल शायद पिछले साल से ज़्यादा ना कर पाए। इसके बाद हम ग्रॉस प्रॉफिट को अगर देखें तो इसके जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो नॉर्मली बिलो 20 या 20 के आसपास मार्जिन के साथ रहता है। 2018 में 12.3 बिलियन की सेल्स के साथ जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो 2.3 बिलियन था, और अगर हम परसेंटेज टर्म में देखें तो 18.89% इसका प्रॉफिट मार्जिन बनता है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। जबकि 19 में इसका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो 19.59% था, 14.3 बिलियन की सेल्स के साथ 2.8 बिलियन का ग्रॉस प्रॉफिट। 20 में अगर हम देखें तो इसकी जो सेल्स थी वो तो कम हुई थी, लेकिन जो जो टोटल सेल्स हुई 13.58 बिलियन, उसमें इसने जो प्रॉफिट कमाया वो 2.199 बिलियन था, जो कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बनता है 16.19। तो 18 और 19 के मुकाबले में 20 में कुछ ना सिर्फ सेल्स में कमी हुई बल्कि इसकी जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है उसमें भी कुछ कमी हमें देखने को मिली। लेकिन 21 में अगर हम देखें तो इसकी सेल्स हिस्टोरिकली बढ़ी थी, 19.1 बिलियन पे चली गई थी, और उसका जो प्रॉफिट है वो भी 4.11 बिलियन पे चला गया, जो कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बनता है 21.54%। फिर 22 में इसने 26.34% का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अचीव किया, जो कि इसका हिस्टोरिकली हाई है, और 29.4 बिलियन की सेल्स के साथ इसने 7.748 बिलियन का ग्रॉस प्रॉफिट कमाया। 2023 के अगर एक क्वार्टर का हम देखें तो 6.4 बिलियन की इसकी टोटल सेल्स थी और उसके साथ जो इसका ग्रॉस प्रॉफिट था वो 706 मिलियन है, जो कि अगर हम परसेंटेज टर्म में मार्जिन देखें इसका तो ग्रॉस मार्जिन इसका 11% से भी कम है। तो इससे पता चलता है कि 2023 के जो फर्स्ट क्वार्टर है इसमें इस कंपनी को जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है या कॉस्ट ऑफ सेल्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा पड़ी हैं फॉर डिफरेंट रीजन, जिनको आगे चल के हम मजीद डिस्कस करेंगे कि इस साल इसका इतना प्रॉफिट कम क्यों है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन या नेट प्रॉफिट इसका देखें तो नेट मार्जिन इसका जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स 10 से कम रहा है, लेकिन 2021 और 22 में जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है इसका 11% 21 में और 14.08% 22 में रहा है। लेकिन उसके अलावा बाकी सालों में देखें तो 2020 में इसका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो 5.6% रहा है, विद द टोटल प्रॉफिट ऑफ 761 मिलियन विद सेल्स ऑफ 13 बिलियन। जबकि 18 और 19 में आप देखें तो इसकी जो नेट प्रॉफिट है वो 1 बिलियन से ऊपर रहा है। फिर 22 और 21 और 22 में देखें तो इसका जो चूँकि सेल्स भी बहुत ज़्यादा थी तो उसी हिसाब से वो ट्रिकल डाउन होकर हम इसके अगर नेट प्रॉफिट देखें तो वो भी अच्छे रहें। लेकिन अगर मार्जिन देखें तो 2022 में जो इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन है 14.08%, ये हाईएस्ट एवर रहा है। 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ही कम है अब तक 5.49%, विच मीन्स के ना सिर्फ ये कि इसको कॉस्ट ऑफ सेल ज़्यादा पड़ रही है बल्कि उसके अलावा जो बाकी एक्सपेंसेस वगैरह हैं वो भी ज़्यादा हैं इसके, फाइनेंशियल कॉस्ट क्योंकि जो टैक्सेस वगैरह और बाकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट वगैरह हैं वो सारी मिलाएं तो इन सारी चीज़ों का जो असर है वो इसकी बॉटम लाइन पे पड़ रहा है। और बॉटम लाइन में हम देख सकते हैं कि इसका नेट प्रॉफिट इस साल अभी तक जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें 353 मिलियन के करीब है और जो मार्जिन है वो 5.49% है। अब अगर हम इस कंपनी के हिस्टोरिकल डेटा देखें अर्निंग पर शेयर का 2018 से लेके 2021 तक, 2019 से लेके 2023 तक, तो 2019 में इस कंपनी की जो ईपीएस थी वो थी 12.01। 2020 में ये थोड़ी सी कम होकर 5.53 रह गई
और 21 में बढ़ के ये 15.31 हो गई, जबकि 22 में ये मजीद बढ़ के 30.06 पर चली गई थी, जो कि हाईएस्ट एवर थी। और 21 में जो एक क्वार्टर अब तक है उसका जो रिजल्ट है उसके मुताबिक जो इसकी ईपीएस बनती है वो 2.56 है। तो ईपीएस 21 में भी हमें काफ़ी कम नज़र आ रही है। एक क्वार्टर के रिजल्ट की बेस पे देखें तो अगले 3 क्वार्टर में इन केस अगर पाकिस्तान की इकानमी रिकवर होती है, बेहतर रिजल्ट्स आते हैं और जो ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी अगर किसी तरह से आ जाती है और पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक इंटरनेशनली जो एक डिफ़ॉल्ट किसी सिचुएशन, पोटेंशियल डिफ़ॉल्ट की या उसके जो रिस्क फैक्टर है उस उन सारी चीज़ों को, और फिर इंपोर्ट के हवाले से जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं और बहुत सारे और फैक्टर्स हैं, अगर वो सारे किसी हद तक बेहतरी की तरफ जाते हैं तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले 3 क्वार्टर्स में इसका रिजल्ट बेहतर आ सकता है। अदरवाइज़ इस साल हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि पिछले साल के लिहाज से जो इसका रिजल्ट था उसके इवन के करीब भी जा सकता है। अब हम इस कंपनी के पे आउट्स का हिस्टोरिकल डेटा देखते हैं। इस कंपनी के पे आउट्स 2 तरह के होते हैं, एक तो ये कैश डिविडेंड देती है, साथ साथ ये बोनस शेयर्स भी ऑन एंड ऑफ देती रहती है। तो 2018 में इसने 6 रुपये का डिविडेंड दिया था, 19 में इसने 4 रुपये का डिविडेंड दिया था, 20 में इसने डिविडेंड तो नहीं दिया लेकिन 50% के बोनस शेयर्स दिए थे, 21 में इसने 12 रुपये का डिविडेंड और साथ में 25% के बोनस शेयर्स भी दिए थे, 22 में अगर देखें तो 2 रुपये का इसने डिविडेंड दिया और साथ में 25% के बोनस शेयर्स दिए थे। जबकि 2023 में अब तक एक क्वार्टर का रिजल्ट इसने अनाउंस किया जिसमें इसने एज सच ना तो कोई डिविडेंड ना ही कोई बोनस अनाउंस किया है। तो इन जनरल देखा जाए तो कंपनी तकरीबन हर साल कुछ ना कुछ देती रही है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं इस कंपनी के हवाले से जो एज एन इन्वेस्टर या एज अ पोटेंशियल इन्वेस्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज़ ये है कि 2022 जो लेटेस्ट जो लास्ट एनुअल रिजल्ट्स थे उसमें अगर हम इसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखें तो इसका जो नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो 3.81 बिलियन था, जो कि पॉजिटिव था। ये एक अच्छी चीज़ है। और साथ साथ अगर हम इसकी जो ऑपरेटिंग जो कैश इसने जनरेट किया है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वो देखें तो वो इसकी गुज़श्ता साल से भी 3% ज़्यादा थी, और वो भी एक अच्छा शगुन है इसके लिए। और साथ में हम सारी चीज़ें जो इसकी कैश जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ पे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ पे और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की, तीनों तरह की जो कैश जो इसकी एक्टिविटीज़ होती हैं, कैश इनफ्लोज या आउटफ्लोज, उन सबको टोटल करके अगर हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर देखें तो इसके 794.3 मिलियन के कैश इक्विवेलेंट्स मौजूद हैं। पिछले साल ये 2021 के एंड पे 799 मिलियन के करीब थे, तो 5 मिलियन का तकरीबन फ़र्क नज़र आ रहा है। लेकिन इन जनरल देखा जाए तो ये एक पॉजिटिव नंबर है कि इस कंपनी के पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नेगेटिव में नहीं बल्कि पॉजिटिव में पड़े हुए हैं। उसके बाद इस कंपनी के हवाले से और किसी भी कंपनी में जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, डिफरेंट किस्म के फंड्स होते हैं, उनका किस हद तक उस कंपनी के ऊपर या उसके शेयर के ऊपर एतमाद है। तो अगर कंपनीज के शेयर की डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स के पास होल्डिंग मौजूद है तो इसका मतलब ये होता है कि उन म्यूचुअल फंड्स को भी इस कंपनी के ऊपर कॉन्फिडेंस है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो टीजीएल के शेयर्स भी मुख्तलिफ जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनके पास इसकी होल्डिंग मौजूद है। इसके बाद मुल्क की अगर हम जो ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन है उसको देखें, जो रिसेंटली फ्लड्स आए हैं उसको देखें, और फिर जो गैस आरएलएनजी वगैरह इसको यूज़ करनी पड़ी है, महंगी गैस, और फिर बिजली के हवाले से भी जो प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान के अंदर, जो ओवरऑल पावर क्राइसिस होते हैं, महंगी बिजली और बिजली का और मुनासिब और कम हक़ इन कंपनीज़ को ना मिलना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, और साथ साथ जो कंपनी की सेल्स हैं उस वो कम हुई हैं, जबकि इसकी जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो बढ़ रही है। तो इसका जो कॉन्सिक्वेंस होता है वो ये होता है जो कंपनी के नेट प्रॉफिट्स होते हैं उसमें कमी हो सकती है और कमी हो रही है। तो ये हमें वाज़े तौर पे नज़र आया इस साल जो फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स थे उसमें कि कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ सेल्स हैं वो बढ़ गई थी, जबकि इसकी जो नेट प्रॉफिट है उसमें कमी आई थी। तो उसके जो मेन मेन रीज़न्स हैं वो इस कंपनी ने अपनी जो क्वार्टरली रिपोर्ट है उसमें भी मेंशन किए हैं, जिसमें मेजरली यही चीज़ें हैं कि ओवरऑल जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, फिर पाकिस्तानी रुपये की डिप्रिसिएशन और डॉलर की अप्रिसिएशन है, और रिसेंटली जो फ्लड्स आए हैं, और इसके अलावा जो पावर क्राइसिस मुल्क के अंदर होते हैं और महंगी गैस और महंगी बिजली पे इनको गुजारा करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें बहुत नेगेटिवली और इन कंपनीज़ को इम्पेक्ट कर रही हैं। फिर इसके अलावा एक और पॉइंट जो आपको जहन में रखना वो ये है कि रीसेंट पास्ट के अंदर गवर्नमेंट ने इंपोर्ट के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई थी। तो इंपोर्ट के हवाले से जो गवर्नमेंट के इक़दाम हैं उसकी वजह से इस कंपनी को अपने स्पेयर पार्ट्स और मशीनरी की जो दरामदात हैं उसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और जब कंपनी को अपने स्पेयर पार्ट्स और मशीनरी की दरामद में मुश्किलात आ रही हैं तो उसकी वजह से जो इनके प्लांट्स की प्रोडक्शन है उसके जो टोटल कैपेसिटी है वो प्रॉपर्ली यूज़ नहीं हो पाती और प्रोडक्शन में कमी आ रही होती है। क्योंकि अगर आपके पार्ट्स और मशीनरी के अंदर फॉल्ट आ जाता है तो उसको अगर आप ठीक करने के लिए मशीनरी इंपोर्ट नहीं कर सकते, पार्ट्स को इंपोर्ट नहीं कर सकते या टाइम पे इंपोर्ट नहीं कर सकते,
तो उसकी वजह से जितने भी फेलियर्स आते हैं आपकी प्लांट्स के ऊपर, आपकी मशीनरी के ऊपर, तो वो आपकी जो सेल्स हैं या आपकी जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि ना सिर्फ इस कंपनी को बल्कि ओवरऑल सारी ही कंपनीज जो कि इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड करती हैं उन सबको इम्पैक्ट कर रही हैं। तो बहरहाल ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी इस कंपनी के हवाले से, और ग्लास सेक्टर की एक बड़ी मशहूर कंपनी है, और बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट थी कि इस कंपनी को भी डिटेल से एनालिसिस इसका किया जाए। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी और बेहतर तौर पे इस कंपनी और इस कंपनी के फंडामेंटल, इस कंपनी के बिज़नेस को समझने में आपको फ़ायदा देगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी फीडबैक है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।